Hello friends, good morning. This is Sunil Chahal, and if you are watching this video then you are on learning mathematics with Sunil Chahal. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जो भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमने पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एक कोर्स शुरू किया हुआ है जिसके अंदर हम अब तक 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। 6 चैप्टर हमारा अभी चल रहा है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, जिसके अंदर 2 पार्ट्स आ चुके हैं ऑलरेडी और आज शायद ये कंप्लीट हो जाएगा एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। ठीक है, तो आज करते हैं फर्मेट थ्योरम से। अब तक हम एलसीएम कर चुके हैं, एचसीएफ कर चुके हैं, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम कर चुके हैं। उसके बाद प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ था एंड देन कॉन्ग्रुएंस ऑफ नंबर्स मॉडुलो एन के ऊपर एंड देन आपका यूलर्स फाई फंक्शन या कहें कि यूलर्स क्वोशिएंट फंक्शन, उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज करने वाले हैं फर्मेट थ्योरम, यूलर थ्योरम, विल्सन थ्योरम एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड देन आपका सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। ठीक है, आज ये 4-5 टॉपिक रहते हैं, ये करते हैं। जहाँ तक प्रूफ्स की बात है कि फर्मेट थ्योरम का प्रूफ है या फिर यूलर थ्योरम का है, विल्सन थ्योरम का है, ये शायद इस वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है और फिर देखने वालों के लिए बोरिंग हो जाती है। तो आज पहले थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से इनका यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इनके प्रूफ्स के बारे में कि फर्मेट थ्योरम का प्रूफ क्या है और विल्सन थ्योरम का क्या है या फिर आपका जो यूलर्स थ्योरम है उसका क्या प्रूफ है। शुरू करते हैं। फर्स्ट आपके पास फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम क्या कहती है कि इफ P इज ए प्राइम, क्या है, इफ P इज ए प्राइम नंबर, प्राइम एंड आपके पास क्या हो, P डज नॉट डिवाइड्स ए कोई भी इंटीजर है, P कैसा है, प्राइम नंबर है और ये क्या कर रहा है, ए को डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, देन a raised to power p minus 1 is always congruent to 1 मोडुलो p। ठीक है, फर्मेट थ्योरम क्या कहती है, अगर p कोई भी प्राइम नंबर है और p क्या कर रहा हो, a को डिवाइड ना कर रहा हो, ठीक है, a कोई भी इंटीजर है, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, a रेज टू पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट होगी 1 मोड p के इक्वल। ठीक है, यानी कि 1 मोड p के ऊपर आपकी a की पावर p माइनस 1 किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, 1 के कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, CSIR नेट में भी आया है काफ़ी बार, गेट में आता है और आपके जो पीजीटी एग्जाम्स हैं उनमें भी कई बार आया हुआ है। DSSB में भी 2 क्वेश्चन थे शायद पिछली बार, तो देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था पीछे कि 27 रेज टू पावर 501 मोड 5, इसके ऊपर आपको वैल्यू बतानी है कि ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, मोड 5 के ऊपर। ठीक है, यानी कि मोडुलो 5 के ऊपर 27 रेज टू पावर 501 आपके पास किसके इक्वल होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है और 5 क्या कर रहा है, 27 को डिवाइड भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो फर्मेट थ्योरम से हमारे पास क्या होगा, इसकी पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट होगी 1 मोड p के। ठीक है, पहले तो आपको क्या करना है, इसमें 27 नहीं रखना है, इसको 27 रखोगे तब भी आ जाएगा वैसे तो, कि क्या करना है, चलो एक बार 27 रख के देख लेते हैं। 27 रख लिया, मान लो 27 थ्योरम में पुट किया, a की वैल्यू 27 है, p माइनस 1 क्या होगा, 5 माइनस 1 4, कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, 1 मोडुलो 5 के। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये कंडीशन है। अब ये जो 501 इसकी पावर है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख लूँ कि 501 को 500 प्लस 1 लिख लिया। ठीक है, और इसको 4 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 125। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या लिख सकता हूँ इसको, दिस इम्प्लाइज दैट, आपको ये दिया हुआ है 27 रेज टू पावर 501 मोडुलो 5, किसके इक्वल लिख सकता हूँ इसे, 27, इसको साफ कर देते हैं, इसको मैंने ऐसे लिख लिया 27 रेज टू पावर 4 और कंप्लीट की पावर क्या लिख लिया 125 और
इंटू 27 अलग से लिख लिया। ठीक है, ये क्या होगा 27 की पावर 4 है और कंप्लीट की पावर 125। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 500 और एक पावर ये रही। ठीक है, तो होगी ना 501 पावर। ठीक है, तो यहां से इसको मैंने ये लिख लिया, ये किसके इक्वल होगा मोडुलो 5 के इक्वल। ठीक है, इसके इक्वल। लेकिन हमारे पास क्या है 27 रेज टू पावर 4 किसके कॉन्ग्रुएंट है 1 mod 5 के इक्वल। ठीक है ना, मोड 5 के ऊपर 27 रेज टू पावर 4 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा 1 के कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर 27 रेज टू पावर 4 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 1 रख सकता हूँ। यहाँ पर इसकी जगह 1 रख दिया, यहाँ क्या बचेगा 1 रेज टू पावर 125 इंटू 27 मोडुलो 5, ये आ गया। ठीक है, और ये 1 की कुछ भी पावर करो 1 रहेगा। ठीक है, ये तो 1 आ गया, यानी कि ये किसके इक्वल हो गया 27 मोडुलो 5 के इक्वल। और 27 मोडुलो 5 का मतलब क्या है कि अगर 5 से इसको डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा वो इसके कॉन्ग्रुएंट ही होगा ना। ठीक है, तो 27 मोडुलो 5 पे किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एक तरह से ये बात कर रहे हैं। तो 27 को अगर 5 से डिवाइड करूं तो कहां पर जाएगा 25 और रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बच जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या होता है कि 27 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 5, ये लिख सकता हूं क्योंकि 2 को इस साइड लेकर आऊंगा तो क्या बचेगा ये 25, और 25 5 से डिवाइड होता है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या था कल जब पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंट कब होगा a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड n, कब होगा जब a माइनस बी को n डिवाइड कर सके। यहाँ पर क्या है a की वैल्यू 27 है, b की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 5 है। अगर 27 माइनस 2 करूँ तो 25। ठीक है, तो 25 को 5 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया 27 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 5। तो यहाँ पर जो ये आया है इक्वल टू 27 मोड 5, इसको क्या लिख सकता हूँ किसके कॉन्ग्रुएंट होगा ये 2 के, 27 2 के कॉन्ग्रुएंट होगा ना मोड 5 के ऊपर। इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मोड 5 लिख लो इसे। ठीक है, 2 मोड 5 आने का क्या मतलब है कि अगर 27 रेज टू पावर 501 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा। कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब होता है व्हेन a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड 5। ठीक है, और b अगर आपका लेस देन 5i। ठीक है, तो तब ये b क्या होता है अगर a को मैं 5 से डिवाइड करूं तो ये b क्या बचेगा आपका रिमाइंडर, b इज रिमाइंडर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के अंदर अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड n दिया हुआ है 5, ये तो पार्टिकुलर केस हो गया, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n, ये है आपके पास। ठीक है, और जो ये b है अगर n से छोटा आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास ये किसको शो कर रहा है कि अगर मैं a को n से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा b बचेगा। अगर कब जब b n से छोटा हो। ठीक है, n से बड़ा भी हो सकता है b। ठीक है, तो उस केस में इसे रिमाइंडर नहीं कहेंगे। तो हमारे पास फर्मेट थ्योरम से क्या आ गया, ये था हमारे पास कि 27 रेज टू पावर 501 मोडुलो 5, ये हमें बताना था कि किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा 2 मोडुलो 5 के इक्वल। ठीक है, ये तो किया था हमने 27 के लिए। ठीक है, सीधा 27 को 27 ही रखा था। एक आप अगर आपके पास ये है कि कोई भी नंबर है a रेज टू पावर कुछ भी दे दिया मान लो m। ठीक है, और ये आपसे मोडुलो n के ऊपर पूछ रहा है कि इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसे क्या करना हो अगर a आपका ग्रेटर देन n है तो पहले a को n से डिवाइड कर लो, जो भी रिमाइंडर आएगा उसकी पावर को आप सोल्व करो कि क्या आपका रिजल्ट आएगा लास्ट में। यहाँ से जैसे यहाँ से था कि a b के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अगर a की कुछ पावर दी हुई है, a की पावर k है तो वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगी b की पावर k के। ठीक है, अगर a ये रिजल्ट करवाया था कल कि अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड n है तो a रेज टू पावर k कॉन्ग्रुएंट टू b रेज टू पावर k मोड n होगी। ठीक है, तो यहीं से या क्या लिख सकते हैं अगर a n से बड़ा है तो इसे n से डिवाइड कर लो पहले, जो भी रिमाइंडर आएगा वो क्या होता है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो रिमाइंडर की ये पावर कर लो। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे अब 27 था और 5 था, 27 बड़ा था 5 से, अगर 5 से 27 को डिवाइड करूं तो क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, एक तो थी आपके पास 27 रेज टू पावर 501। ठीक है, एक तो ये चीज थी मोडुलो 5, ये था। सीधा भी इससे कर सकते हैं या फिर क्या करूं 27 को 5 से डिवाइड कर दिया, क्या बचेगा रिमाइंडर 2, ये किसके इक्वल होगा यानी कि 2 रेज टू पावर 501 मोडुलो 5। ठीक है, इसे आप इजीली देख भी सकते हैं कि यहाँ पर तो क्या था कि फर्मेट थ्योरम से हमने देखा कि 27 रेज टू पावर 4 क्या होगा आपके पास
कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 5 ये होगा। लेकिन आप 27 की पावर 4 कैलकुलेट करेंगे तो आपका बहुत टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फर्मेट थ्योरम का नहीं भी पता है तो क्या करना है, अगर कोई भी नंबर इस तरह से दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, तो पहले इसको इससे डिवाइड करो। छोटा नंबर आ गया 2 आ गया, 2 रेज़ टू पावर 501 है। अब 2 रेज़ टू पावर 1 करो मोडुलो 5 पे, किसके, हम 1 लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पे ये 1 हो सकता है कॉन्ग्रुएंट टू 1, क्योंकि 1 की पावर फिर कुछ भी करेंगे वो 1 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से 2 कॉन्ग्रुएंट 2 की पावर 1 करूंगा तो 2 ही आएगा, ठीक है। 2 की पावर 2 करूँ तो 4 मोड 5 पे किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा क्योंकि 5 से छोटा है। अगर 2 रेज़ टू पावर 3 करूँ तो क्या आएगा आपके पास 8, और 8 मोड 5 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल, ठीक है। रिमाइंडर 3 बचेगा ना, 8 को 3 से 5 से डिवाइड करूंगा तो, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 4 करूंगा तो क्या आएगा 16, 16 को जब 5 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा क्योंकि 5 से 3 पे चली जाएगी और 15 होगा, और 16 आपके पास 2 रेज़ टू पावर 4 है, यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा 1, और रिमाइंडर 1 बच गया तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 रेज़ टू पावर 4 इसके कॉन्ग्रुएंट होगी 1 मोड 5 की। अगर आपको फर्मेट थ्योरम का नहीं पता है, मान लो क्वेश्चन में ना याद आए और इस तरह से कुछ भी आपको दिया हुआ है, तो क्या करना है, पहले इससे इसको डिवाइड करना है, छोटा बनाना है पहले इसे, ठीक है, जितना छोटा पॉसिबल हो उसके उतना। फिर चेक करना है कि उसकी कितनी पावर करूं कि वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो जाए, मोड पी जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और 1 करने के बाद फिर इस पावर को उसके फैक्टर में तोड़ दूंगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे 501 था, इसको 4 से डिवाइड कर दूं मैं, 501 को 501 4 से डिवाइड करूँ तो 4 1 4 आएगा, 1 0 2 8 2 1 5 21। तो इसे क्या लिख सकता हूँ 501 को 2 रेज़ टू पावर 4 कंप्लीट की पावर 125 और एक पावर ये शेष बच गई, यानी कि अलग से 2, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या होगा, ये तो 2 रेज़ टू पावर 4 किसके कॉन्ग्रुएंट है, 1 के कॉन्ग्रुएंट मोड 5 के ऊपर, तो ये सीधा 1 हो जाएगा पूरा पार्ट, 1 की कुछ भी पावर कर लूँगा नहीं रहेगा, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 2, ये किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा सीधा 2 मोड 5 के। यही आपका आंसर आया था जब आपने 27 की पावर 4 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 5 किया था, तब भी यही आया था, और ये डिवाइड करने के बाद ऐसे किया तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बड़ी वैल्यू है और यहाँ पर छोटी है तो पहले इसको इससे डिवाइड कर लें और ये वैल्यू आपकी कैसी आ जाएगी, छोटी आ जाएगी, फिर इससे डील करें। नेक्स्ट आपके पास यूलर्स थ्योरम। फर्मेट थ्योरम एक तरह से यूलर्स थ्योरम का स्पेशल केस कह सकते हैं, या फिर यूलर थ्योरम को फर्मेट थ्योरम की जनरलाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है। ये तो थी सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए डिफाइन की गई है फर्मेट थ्योरम कि p कोई भी प्राइम नंबर है और अगर वो किसी इंटीजर a को डिवाइड नहीं कर रहा है तो आपके पास क्या होगा, a रेज़ टू पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यूलर्स थ्योरम में क्या है आपके पास, इसका जनरलाइज कर दिया इसको, यूलर्स थ्योरम। यूलर थ्योरम क्या कहती है, इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या है, इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, क्या हो आपके पास a एंड n का जो GCD हो वो क्या हो 1 हो जाए, ठीक है। देन हमारे पास क्या होगा, अगर n कोई भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर और a n इंटीजर है, n का और a का अगर GCD 1 है तो हमारे पास क्या होगा, a रेज़ टू पावर 5n किसके कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मोड n के, ठीक है। उसमें क्या था, p था, p एक प्राइम नंबर था, ठीक है। और जब 5p निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आता है p माइनस 1 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर n की जगह अगर p रखूँ तो फर्मेट थ्योरम आ जाएगी ना कि a रेज़ टू पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू होगा 1 मोड p के, जनरल केस हो गया ना ये फर्मेट थ्योरम का। ये थी फर्मेट थ्योरम हमारे पास, अगर p एक प्राइम नंबर है। यहाँ पर क्या है कि n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो उस केस में अगर n का और a का GCD 1 है, ठीक है, यानी कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, को प्राइम है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, 1 के सिवाय। तो उस केस में आपके पास क्या होगा, a रेज़ टू पावर 5n किसके कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मोड n के, जहां पर 5n आपका क्या है यूलर्स 5 फंक्शन, या फिर इसे टोसेंट फंक्शन भी बोल देते हैं, जो कि हमने कल किया था, ठीक है। एक एग्जांपल आपके पास
कि 107 रेज टू पावर 121, ठीक है, ये है मोडुलो 100 के ऊपर बात कर रहे हैं, 100 प्राइम नहीं है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ये ए है आपका, इसकी कुछ पावर है, आपको बताना है कि ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। उस केस में जो पीछे क्या था पीछे कि अगर ये नंबर इससे बड़ा है तो सबसे पहले क्या करना है, इस नंबर से इसे डिवाइड कर लो, ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 100 को 107 को अगर 100 से डिवाइड करूं तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 7, ठीक है। इसका मतलब से इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं, 7 रेज टू पावर 121 मोडुलो 100, ये लिख सकता हूं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यूलर्स थ्योरम क्या कहती है, इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a एंड n का जीसीडी क्या हो, 1 हो। a हमारे पास क्या है यहाँ पर 7 और n हमारे पास क्या है 100, ठीक है। 7 का और 100 का अगर जीसीडी लूं तो क्या आएगा, दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर है, इसके फैक्टर करूं 100 को अगर प्राइम पावर फैक्टराइजेशन के अंदर लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, 25 गुणा 4 यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर कौन से प्राइम आ रहे हैं, एक 5 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, ठीक है, लेकिन 7 नहीं आ रहा, ठीक है। और इसके फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये तो खुद एक प्राइम है, ठीक है, सिर्फ 7 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि 7 में और 100 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों का जीसीडी 1 होगा, ठीक है। जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो इनका सबसे बड़ा डिवाइजर जो कॉमन हो वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, ए एन का जीसीडी 1 भी आ गया, एन कोई पॉजिटिव इंटीजर था, ए कोई भी इंटीजर था, ठीक है। तो उस केस में क्या था हमारे पास यूलर्स थ्योरम से कि ए रेज टू पावर 5n किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, 1 मोड n के कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो 5 ऑफ 100 निकालो, 5 ऑफ 100 क्या होगा, फैक्टराइजेशन ये की है ना, तो ये लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, ये भी 100 ही है, ठीक है। और हमने कल जब 5 फंक्शन पढ़ा तो उसके अंदर था कि 5 ऑफ mn किसके इक्वल होगा, 5m इंटू 5n इफ m और n का जीसीडी आपके पास क्या हो 1, और 5 का स्क्वायर यानी कि 25 का, और अगर 4 का जीसीडी लूं तो क्या आएगा, 1 आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, ये सिर्फ 2 से बना हुआ है और ये सिर्फ 5 से बना हुआ है, ठीक है। दोनों में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों का जीसीडी 1 यानी कि 5 ऑफ m, इसे m मान लिया, इसे n मान लिया, ठीक है। तो 5 ऑफ m इंटू n किसके इक्वल होगा, 5m इंटू 5n, यहाँ से आ गया 5 ऑफ m इंटू 5 ऑफ n, यहाँ की m की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 स्क्वायर, n की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर, ठीक है। और कल क्या पढ़ा था कि 5 ऑफ p रेज टू पावर k किसके इक्वल होता है, p रेज टू पावर k माइनस p रेज टू पावर k माइनस 1, ठीक है। p क्या हो यहाँ पर प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया 5 क्या है प्राइम, तो 5 ऑफ 5 स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 5 रेज टू पावर 2 माइनस 5 रेज टू पावर 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2 माइनस 2 रेज टू पावर 1, ठीक है। ये क्या आएगा 25 माइनस 5 क्या आ गया 20, और ये कितना हो गया 2 रेज टू पावर 2 4 माइनस 2 रेज टू पावर 1 2, 4 माइनस 2 2 यानी कि इन 2 में 2 किसके इक्वल आ गया 40। तो 5 ऑफ 100 क्या आएगा आपका 40। तो यहाँ से हमारे पास क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 ऑफ 100 हमारे पास आ गया 40, और बाय यूलर्स थ्योरम मैं इसे लिख सकता हूँ कि 7 रेज टू पावर 40 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, 1 मोड 100 के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, बाय यूलर्स थ्योरम, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, अब इस 40 से इसको डिवाइड कर दूँ 121 को, कितना आएगा 7 रेज टू पावर 40 कंप्लीट की पावर 3, 120 पावर होगी, एक पावर बच गई उसे ऐसे लिख लिया इंटू 7, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा ये वाली चीज़, दिस इंप्लाइज दैट दिस रेज टू पावर दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू, अच्छा ये इसके कॉन्ग्रुएंट है 7 रेज टू पावर 121 एंड मोडुलो 100 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा 7 रेज टू पावर 40 कंप्लीट की पावर 3 इंटू 7 मोडुलो 100 के, ठीक है। यहाँ से क्या होगा 7 रेज टू पावर 40 किसके कॉन्ग्रुएंट है 1 मोडुलो 100 के, तो इसकी जगह अगर 1 रख दूँ तो क्या बचेगा हमारे पास 1 रेज टू पावर 3, और 1 रेज टू पावर 3 तो 1 ही होगा, यानी कि हमारे पास क्या बच गया 7 बच गया।
तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 7 रेज टू पावर 121 मोडलो 100 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? 7 मोडलो 100 के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। इसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि क्या हो कि 7 रेज टू पावर 121 ये है, ये दे दिया आपको, ये भी नहीं देगा कि मोडलो 100 है या क्या है। आपसे सीधा ये पूछ ले कि 7 की पावर अगर मैं 121 करूं तो आपके पास लास्ट 2 डिजिट्स क्या आएंगी। ठीक है, क्योंकि अगर किसी नंबर को मैं 100 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचता है, जो उस नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स होंगी वही रिमाइंडर बचेगा। अगर 10 से डिवाइड करूं तो जो उस नंबर की लास्ट डिजिट होगी वो रिमाइंडर बचेगा। अगर 1000 से डिवाइड कर रहा हूं तो लास्ट 3 डिजिट्स आपकी क्या बचेंगी, रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछ ले कि 7 रेज टू पावर 121 दे दिया आपको और ये पूछ रहा है कि इसकी लास्ट 2 डिजिट्स क्या आएंगी, तो इसका मतलब आपसे वो क्या पूछ रहा है इनडायरेक्टली कि 7 रेज टू पावर 121 मोडलो 100 के ऊपर किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। मोडलो 100 के ऊपर ये चीज़ किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ये चीज़ किसके कॉन्ग्रुएंट आई है, 7 के कॉन्ग्रुएंट। लेकिन ये तो क्या देता है, लास्ट 2 डिजिट्स। इसका मतलब यहाँ तो एक ही डिजिट मिली, यानी कि इससे पहले 0 लगानी पड़ेगी। 2 डिजिट्स तभी तो होंगी ना, बाद में डिजिट लगा दी तो 70 हो गया, लेकिन शेष तो रिमाइंडर तो हमारे पास क्या आया है, 7 आया है। इसका मतलब क्या होगा, ये आएगा लास्ट 2 डिजिट्स। अगर 7 रेज टू पावर 121 की लास्ट 2 डिजिट्स देखूँ तो वो क्या आएंगी, 07। और लास्ट 2 डिजिट्स अगर किसी नंबर की आपको निकालने की बात कर रहे हैं तो मतलब क्या करना है आपको, उसको 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट की बात कर रहा है तो किससे डिवाइड करना है, 10 से। और अगर लास्ट 3 डिजिट्स की बात कर रहा है तो किससे डिवाइड करोगे, 1000 से। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट आपके पास विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम क्या कहती है, विल्सन थ्योरम, इफ p इज ए प्राइम नंबर देन, ये कहती है कि इफ p इज ए प्राइम नंबर देन आपके पास क्या होगा, p माइनस 1 का फैक्टोरियल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, -1 मोड p की कॉन्ग्रुएंट होगा। विल्सन थ्योरम आपको क्या कहती है कि अगर p कोई भी प्राइम नंबर है तो आपके पास p माइनस 1 का फैक्टोरियल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, -1 मोड p के। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे कि ये मोडुलो 11 के ऊपर किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये चीज मोडुलो 11 के ऊपर किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। ये क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कहाँ तक जा रहा है, 10 तक। इसका मतलब ये क्या है, 10 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 फैक्टोरियल रेज टू पावर 1123। ठीक है, मोडुलो 11। ठीक है, 10 को क्या लिख सकता हूँ, 11 माइनस 1 फैक्टोरियल और कंप्लीट की पावर 1123 मोडुलो 11। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, विल्सन थ्योरम लगा दूं, p क्या है, 11 क्या है, प्राइम। तो 11 माइनस 1 फैक्टोरियल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, -1 मोड p के। यानी कि 10 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट होगा -1 मोड p के। ठीक है, यहाँ से 10 फैक्टोरियल की जगह -1 पुट कर दूं तो क्या आएगा, -1 रेज टू पावर 1123 मोडुलो 11। ठीक है, ये क्या होगा, -1 की पावर क्या है, ओड पावर है, किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, -1 मोड 11। अगर इसे पॉजिटिव की फॉर्म में लाना चाहते हैं कि पॉजिटिव नंबर क्या आएगा, तो -a इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू n माइनस a मोडुलो n, ये होता है। ठीक है, -a में ऐसा किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, -a इज कॉन्ग्रुएंट टू n माइनस a मोडुलो n। क्यों होगा, अगर इसको इस साइड लेकर आऊँ तो क्या होगा हमारे पास, n प्लस a माइनस a, ये कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, a से a कैंसिल, n किससे, n से डिवाइड हो जाएगा ना, इसका मतलब किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया,
0 के, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो गया कि माइनस ए कॉन्ग्रुएंट टू एन माइनस ए मोडुलो एन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एन कब होता है? ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एन कब होगा? जब ए माइनस बी डिविजिबल बाई एन हो जाए। अब दिस माइनस दिस करूं तो हमारे पास क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा ना उसमें शायद, हाँ एन उस साइड से इधर आया था तो नेगेटिव होगा, लास्ट में जो किया था थोड़ी गड़बड़ होगी। यहाँ से क्या होगा कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एन कब होगा? जब ए माइनस बी एन से डिविजिबल हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों चीज कॉन्ग्रुएंट मोडुलो एन कब होंगी? जब माइनस ए में से वो घटा दूं तो क्या हो जाए? एन से डिविजिबल हो जाए। दिस माइनस यानी कि माइनस ए माइनस एन माइनस ए किससे डिविजिबल हो जाए? एन से, ठीक है। यहाँ से क्या माइनस को अंदर लेकर जाऊं तो माइनस एन, और ये प्लस का ए से माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस एन बच जाएगा। तो एन माइनस एन को डिवाइड करेगा ना, इसका मतलब क्या हो गया? ये कॉन्ग्रुएंट है, दोनों हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे। माइनस ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एन माइनस ए मोडुलो एन के ऊपर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आया है? -1 मोडुलो 11 आया है, ठीक है। तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? -1 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? एन की वैल्यू क्या है? 11, 11 माइनस 1 मोडुलो 11, ठीक है। 11 माइनस 1 क्या होगा? 10, यानी कि -1 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? 10 मोडुलो 11 के, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 1 2 3 4 अप टू 10, इन सब की मल्टीप्लाई की पावर अगर 11 23 करूँ तो मोडुलो 11 के ऊपर आपके पास क्या आएगा? मोडुलो 11 का मतलब क्या है कि अगर इसकी पावर को, इस टर्म को 11 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा? रिमाइंडर की बात कर रहा है कि रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा? या तो -1 कह लो, लेकिन रिमाइंडर क्या लेते हैं हम? पॉजिटिव। तो -1 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ रहा है? किसके कॉन्ग्रुएंट होगा -1? 10 के। तो इसका मतलब इस टर्म को अगर 11 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा? 10 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। यही आपका क्या था? विल्सन थ्योरम। एक आपके पास छोटा सा रिजल्ट और है कि फॉर एवरी ए आपका क्या होगा? ए रेज टू पावर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी वेयर पी इज प्राइम, ठीक है। हर एक ए के लिए ए क्या है? यहाँ पर इंटीजर है। फॉर एवरी इंटीजर ए, इंटीजर लिख लो, इंटीजर ए रेज टू पावर पी हमेशा किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ए मोड पी के, ठीक है। तो बाय फॉर्मेट थ्योरम हमने क्या देखा था कि अगर पी ए को डिवाइड नहीं कर रहा, पी जहाँ पर क्या है? प्राइम नंबर, पी अगर ए को डिवाइड नहीं कर रहा तो बाय फॉर्मेट थ्योरम इफ पी डज नॉट डिवाइड्स ए, ठीक है, देन बाय फॉर्मेट्स थ्योरम क्या होगा हमारे पास? ए रेज टू पावर पी -1 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? 1 मोड पी के, ठीक है। तो दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ए हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा ए मोड पी के, ठीक है ना। ए माइनस ए 0 हमेशा सबसे डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या होगा? ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी होगा फॉर ऑल ए, ठीक है। यहाँ से लास्ट हमने क्या रिजल्ट पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस के अंदर? अगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन है और सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मोड एन है तो आपका ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मोड एन होगा, ठीक है। यहाँ से क्या कह सकता हूँ? इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया, इसे डी मान लिया, ठीक है। यानी कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड पी है, सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मोड पी है। तो हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई कॉन्ग्रुएंट टू मोड पी होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि आपके पास होगा ए रेज टू पावर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी। ये किस केस में है? जब पी डज नॉट डिवाइड्स ए, ठीक है। तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो पी ए को डिवाइड करेगा या पी ए को डिवाइड नहीं करेगा। दूसरा केस क्या होगा? केस 2 व्हेन पी डिवाइड्स ए, ठीक है। अगर पी डिवाइड्स ए है तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड पी होगा। पी डिवाइड्स ए का मतलब क्या है? अगर
a माइनस जीरो, a को p से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, ठीक है ना। अगर p a को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये क्या होगा, a इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p हो गया ना, ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकता हूं, a रेज टू पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 रेज टू पावर n मोड p, ये लिख सकता हूं। क्योंकि आपके पास क्या होता है, अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड n हो तो ये क्या लिख सकता हूं इसे, ये क्या इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाइज दैट a रेज टू पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b रेज टू पावर k मोड n, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, a इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड p होगा, क्यों, क्योंकि हमने क्या लिया है, वहन p डिवाइड्स a, तो ये आपका ट्रू होगा। ये क्या इंप्लाई करेगा कि इसकी पावर भी n कर दूं, n क्या, हमें तो p चाहिए ना, सॉरी p चाहिए हमें, कि a रेज टू पावर p कर दी और 0 रेज टू पावर p कर दी, ठीक है। तो a रेज टू पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 रेज टू पावर p मोड p हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से a इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड p है, ठीक है, 0 की पावर p तो 0 ही आएगी, तो इसे चाहे p पावर करूं या ना करूं एक ही बात है। तो यहाँ से क्या आएगा, a रेज टू पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड p, यहाँ क्या है आपके पास, a इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड p, यानी कि या तो a लिखूं या 0 लिखूं कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही बात है। तो यहाँ पर 0 की जगह मैं a लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बाई दिस कॉन्ग्रुएंस मैं क्या कह सकता हूं, अगर 0 था तो 0 की जगह a भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, a रेज टू पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p, यही हमें क्या करना था, प्रूव। तो दोनों केस डिस्कस कर लिए, व्हेन p डज नॉट डिवाइड्स a, तब भी आपका क्या आ रहा है, a रेज टू पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p, और जब आपके पास क्या हो, p a को डिवाइड कर रहा हो तब भी आपके पास क्या होगा, a रेज टू पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक थ्योरम है कि इफ p एंड q आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, इफ p एंड q आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, p और q कैसे हैं, अलग प्राइम हैं, दोनों अलग अलग हैं, इक्वल नहीं, ठीक है। देन एंड आपके पास एक कंडीशन दी हुई है कि a रेज टू पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू, a है या क्या, हाँ a रेज टू पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोड q दिया हुआ है आपको, ठीक है। एंड आपके पास क्या होगा, a रेज टू पावर q इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p है, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन है और p और q कैसे हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम है, तो आपके पास क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट a रेज टू पावर p q किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, a मोड p q के, ठीक है। a रेज टू पावर p q किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, a मोड p q के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n है तो उसके कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे, वो आप निकालेंगे कैसे। इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, देन नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n आर डिनोटेड बाई, एक फंक्शन के तौर पर डिनोट करेंगे, क्या फंक्शन होगा आपका टाउ n, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, टाउ n, ठीक है। तो क्या होगा, अगर n कोई भी ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके लिए आपके नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने होंगे, वो कैसे पता चलेगा, इस फंक्शन से। ये कैसा फंक्शन है, क्या नाम है इसका, टाउ n। टाउ n किस तरह डिफाइन है कि अगर n आपका ग्रेटर देन 1 हो तो बाय यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम हमने क्या देखा था, फॉर एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 either that integer is a prime number
और वी कैन राइट दैट इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, n अगर मान लो ग्रेटर देन 1 है, कोई भी इंटीजर है, देन n किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, p1 रेज टू पावर अल्फा 1 इंटू p2 रेज टू पावर अल्फा 2 इंटू p3 रेज टू पावर अल्फा 3 इंटू अप टू कहाँ तक जाएगा, pk रेज टू पावर अल्फा k। मान लो कि n की फैक्टराइजेशन के अंदर ये k डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं और इनकी ये पावर्स हैं। ठीक है, मान लो p1 ये कोई प्राइम है, इसकी फैक्टराइजेशन के अंदर इसकी कितनी पावर है, इसके अंदर अल्फा 1 पावर है, p2 की अल्फा 2 पावर है, p3 की अल्फा 3 पावर है। ये सभी कैसे हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये n की प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, तो आपके पास टाउ n क्या होगा, टाउ n किसके इक्वल होगा, टाउ ऑफ p1 रेज टू पावर अल्फा 1 इंटू p2 रेज टू पावर अल्फा 2 इंटू p3 रेज टू पावर अल्फा 3 इंटू अप टू pk रेज टू पावर अल्फा k। ठीक है, ये होगा, ये किसके इक्वल होगा, अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 इंटू अल्फा 3 प्लस 1 इंटू कहाँ तक जाएगा, अल्फा k प्लस 1। ठीक है, यानी कि क्या है, इसकी फैक्टराइजेशन के अंदर जो जो डिस्टिंक्ट प्राइम्स आ रहे हैं उनकी जितनी जितनी भी पावर्स हैं, सब की पावर्स में एक एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स इतने क्यों आ रहे हैं, यही क्यों किया हमने कि अल्फा 1 प्लस 1 कर दिया इंटू अल्फा 2 प्लस 1 कर दिया इंटू अल्फा 3 प्लस 1 कर दिया, इन सब की पावर्स में एक ऐड करके मल्टीप्लाई क्यों कर दिया। ठीक है, तो ये देखो, अगर मान लो ये प्राइम्स नहीं होते इसकी फैक्टराइजेशन के अंदर, सिर्फ n किसके इक्वल होता, p1 रेज टू पावर अल्फा 1 के इक्वल होता, इन्हें मैं किस तरह कंसीडर कर सकता हूँ, इसे फर्स्ट पोजीशन कंसीडर कर लिया, इसे सेकंड, इसे थर्ड और इसे kth पोजीशन। ठीक है, ये आपके पास kth पोजीशन होगी। ठीक है, और p1 की कितनी पावर है, अल्फा 1 पावर है। ठीक है ना, तो p1 की पावर, इसके डिवाइजर्स कौन से होंगे, अगर p1 की एक पावर करूं तो वो भी इसका डिवाइजर होगा, क्योंकि एक पावर से एक पावर कट जाएगी, यहाँ पर अल्फा 1 माइनस 1 बच जाएगा और ये पूरा का पूरा एक इंटीजर आएगा। ठीक है, इसका मतलब इसको p1 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, p1 का स्क्वायर करूं तो वो भी डिवाइड करेगा, क्यूब करूं तो वो भी डिवाइड करेगा, कहाँ तक करता जाएगा, p1 की पावर जब तक अल्फा 1 तक करूंगा, 1 से लेकर 0 से लेकर रादर, क्योंकि p1 की पावर अगर 0 करूं तो 1 आएगा, तो 1 हमेशा सभी इंटीजर्स को डिवाइड करता है, तो यहाँ से 1 भी n को डिवाइड करेगा। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, n को डिवाइजर्स के अंदर p1 की कितनी चॉइस है, यानी p1 की पावर्स के लिए एक तो p1 की पावर 0 ले सकता हूँ, p1 की पावर 1 ले सकता हूँ, p1 की 2 ले सकता हूँ, अप टू कहाँ तक जाना है, p1 की पावर अल्फा 1 तक ले सकता हूँ। अगर अल्फा 1 प्लस 1 पावर तक यहाँ पर ले ली तो फिर ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अल्फा 1 पावर तो कैंसिल हो जाएगी, एक p1 बच जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। नीचे अगर अल्फा 1 से ज़्यादा पावर लेता हूँ नीचे, तो कम से कम एक p1 तो बच ही जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सारे कैसे हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम है, p1 से सब के सब अलग हैं, तो इसका मतलब p1 इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, p1 इसे डिवाइड नहीं कर पाएगा। उस केस में आपका क्या होगा, ये p1 की पावर अल्फा 1 प्लस समथिंग कुछ भी हो 1 से बड़ा, तो उससे ये डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ कहाँ तक डिवाइड होगा, p1 की पावर अल्फा 1 तक ही डिवाइड होगा। और कहाँ से शुरू कर सकते हैं, p1 की पावर 0 से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि p1 की पावर 0 क्या होगी, 1, और 1 से हमेशा डिवाइड होगा, p1 की पावर 1 करूंगा तो भी डिवाइड होगा, ऐसे करते करते अल्फा 1 तक जाऊंगा तो हमेशा डिवाइड ही रहेगा ये। ठीक है, तो यानी कि अगर इन्हें मैं पोजीशन कंसीडर करूं कि ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये kth पोजीशन है, तो जब हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया तो उसके अंदर देखा था, सबसे पहला टॉपिक क्या था हमने, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके अंदर क्या था, अगर हमारे पास n पोजीशन है और फर्स्ट पोजीशन को भरने के लिए हमारे पास मान लो p चॉइस थी, सेकंड पोजीशन को भरने के लिए हमारे पास मान लो q चॉइस थी, थर्ड को भरने के लिए मान लो r चॉइस थी, फोर्थ को भरने के लिए मान लो s चॉइस थी। ठीक है, मान लो 4 पोजीशन थी और फर्स्ट को भरने के लिए p चॉइस थी, सेकंड को भरने के लिए q चॉइस थी, थर्ड को r और फोर्थ को s। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने तरीकों से हम उन पोजीशंस को फिल कर सकते थे, वो कैसे आता था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, कि इन सभी चॉइसेस को आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, आपके पास टोटल चॉइसेस आ जाएंगी, टोटल वेज आ जाएंगे, जिनसे हम वो कर सकते हैं, उन पोजीशन को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक तरह से पोजीशन के टाइप में होगा। ठीक है, p1 एक पोजीशन लेगा,
इसे मैं फर्स्ट पोजीशन मान लूँ, इसे सेकंड मान लूँ, थर्ड केथ पोजीशन। तो हमारे पास क्या है, के पोजीशंस हैं, ठीक है। और इस पोजीशन के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है, P1 की पावर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और अल्फा 1 तक कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो टोटल चॉइस कितनी होगी, अल्फा 1 प्लस 1। अगर 1 से अल्फा 1 तक जाऊंगा तो अल्फा 1 चॉइस होगी, लेकिन 0 भी इंक्लूड कर रहे हैं तो इसका मतलब कितनी चॉइस होगी, अल्फा 1 प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट पोजीशन के लिए कितनी चॉइस होगी, अल्फा 1 प्लस 1। सेकेंड पोजीशन P2 के लिए कितनी चॉइस है, 0 1 2, अल्फा 2 तक जाएंगी, यानी कि इसके लिए कितनी चॉइस होगी, अल्फा 2 प्लस 1, ठीक है। ऐसे ही करते जाएंगे। लास्ट में के के लिए कितनी चॉइस है, अल्फा के प्लस 1, 1 इसके प्लस में नहीं आएगा, पूरे के 1, ठीक है। ये है आपका। तो ये क्यों आया है कि पॉजिटिव डिवाइजर्स कैसे निकालेंगे, अगर n की फैक्टराइजेशन आपके पास ये है, प्राइम पावर फैक्टराइजेशन P1 रेज़ टू पावर अल्फा 1 P2 अल्फा 2 P3 अल्फा 3, जहां पर P1 P2 P3 अप टू Pk सबके सब कैसे हों, डिस्टिंक्ट प्राइम्स हों, ठीक है। तो उस केस में आपके पास टाउ n किसके इक्वल होगा, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n किसके इक्वल आएंगे, इन पावर्स में एक एक ऐड करना है और सबके आपस में मल्टीप्लाई करनी है, वो आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, ठीक है। एक नंबर एग्जांपल से देख लेते हैं। चलो ज़्यादा बड़ा नहीं लेते, n को मान लिया मैंने 18 ले लिया, चलो n क्या है, 18 है। इसके डिवाइजर्स देखता हूँ मैं, n के डिवाइजर्स क्या हैं, 18 के डिवाइजर्स आपके पास क्या हैं, 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से 8 से नहीं होगा, 9 से होगा, और फिर सीधा 18 से होगा, ठीक है। 18 के कितने डिवाइजर हैं, ये डिवाइजर हैं 3 ये 6 डिवाइजर हैं, टोटल कितने हैं 6, ठीक है। और अगर अब फार्मूले से निकालूं तो क्या होगा, n को क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 2, ठीक है, 9 इंटू 2, 9 को क्या लिख लिया, 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1, प्राइम पावर फैक्टराइजेशन कर दी इसकी, n की, n आपके पास क्या था 18, ठीक है। 18 की प्राइम पावर फैक्टराइजेशन की, 3 रेज़ टू पावर 2 आया, 2 रेज़ टू पावर 1 आया, और कोई प्राइम आ नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना था, इसकी पावर 2 है, 2 प्लस 1 इंटू इसकी पावर 1 है, 1 प्लस 1, ठीक है, किसके इक्वल होगा, 3 इंटू 2 6, ऐसे भी 6 ही थे ना इसके डिवाइजर, फार्मूले से भी क्या हैं 6। तो अगर आपसे नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स की बात कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के, तो वो कैसे निकालेंगे, टाउ n से। और टाउ n क्या होगा, आपको n को प्राइम्स की फैक्टराइजेशन में तोड़ना है, प्राइम की पावर्स में तोड़ना है, और उनकी जो भी पावर्स आएंगी सब में एक एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई करना है। आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n वेयर n इज ऑल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, अभी जो ये नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स निकाले थे, इनका सम की बात करें कि जितने भी इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उन सब का सम क्या होगा, तो वो क्या होगा, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कोई भी इंटीजर है, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स जो भी हैं उन सब का सम किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 b या इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन आपका सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा n से। उसको नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स को किससे डिनोट किया था, टाउ n से, और सम को किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा n से, ठीक है। n अगर ग्रेटर देन 1 है, n अगर 1 है तो एक ही डिवाइजर होगा 1 इटसेल्फ पॉजिटिव डिवाइजर्स, और उसका सम करोगे तो वो भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो बात करेंगे n अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम की पावर्स के अंदर। तो यहाँ से क्या आएगा, n इक्वल टू मान लो P1 रेज़ टू पावर अल्फा 1 आ गया इंटू P2 रेज़ टू पावर अल्फा 2 इंटू कहाँ तक चला गया, Pk रेज़ टू पावर अल्फा k। ये आपकी क्या है, k डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं इसकी फैक्टराइजेशन के अंदर,
और इनकी इतनी इतनी पावर सारी है इसकी फैक्टराइजेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ से अगर आपसे पूछ रहा है कि इसके डिवाइजर्स का सम क्या होगा, तो वो क्या होगा सिग्मा एन, और सिग्मा एन किसके इक्वल होगा इस केस में कि आपका होगा हाँ P1 रेज टू पावर अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई P1 माइनस 1 इंटू P2 रेज टू पावर अल्फा 2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई P2 माइनस 1 इंटू कहाँ तक जाएगा Pk रेज टू पावर अल्फा k प्लस 1 माइनस 1 और आपका Pk माइनस 1 यहाँ तक ये आपका होगा। अब ये कैसे आया, अगर एन की फैक्टराइजेशन में सिर्फ इसे मानूं P1 रेज टू पावर अल्फा 1, तो P1 रेज टू पावर अल्फा 1 के डिवाइजर्स क्या क्या होंगे, एक तो 1 होगा डिवाइजर्स, एक आपका क्या होगा P1 होगा, P1 का स्क्वायर होगा, P1 का क्यूब होगा, P1 की 4 होगी, और आपका ऐसे चलते चलते P1 रेज टू पावर अल्फा 1 तक जाएगा। ये सभी क्या हैं डिवाइजर्स ऑफ P1 रेज टू पावर अल्फा 1 के, सबके सब डिवाइजर्स हैं, ठीक है। ये क्या बन रही है 1 P स्क्वायर P क्यूब P की 4, एक GP बन रही है ना, जिसका कॉमन रेशियो क्या है P, फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म क्या है P रेज टू पावर अल्फा 1, ठीक है। कितनी टर्म्स हैं ये अल्फा 1 टर्म्स ये और एक टर्म ये अल्फा 1 प्लस 1 टर्म, ठीक है। तो एक GP का सम कितनी टर्म्स का अल्फा 1 प्लस 1 टर्म्स का सम किसके इक्वल होगा, अगर n टर्म्स का सम देखूं किसी GP का जिसका कॉमन रेशियो R हो, फर्स्ट टर्म A हो, तो आपके पास क्या आता है Sn किसके इक्वल आता है A, ये जो क्या होती है A यहाँ पर फर्स्ट टर्म इनटू, अगर R आपका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो आपके पास होगा n टर्म्स का सम R रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई R माइनस 1, और अगर R आपका 1 से छोटा है तो फिर आपके पास होता है A इंटू 1 माइनस R रेज टू पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस R, फिर आपके पास ये होता है। लेकिन P1 हमारे पास क्या है एक प्राइम नंबर है, और सभी के सभी प्राइम 1 से तो बड़े ही होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा फर्स्ट वाला लगेगा कि अगर आपके पास ये एक GP है जिसके अंदर n टर्म्स हैं, तो n टर्म्स का सम क्या होगा फर्स्ट टर्म इंटू आपके पास कॉमन रेशियो रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई R माइनस 1, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो फर्स्ट टर्म लिख ली मैंने 1, टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 अप टू अल्फा 1 प्लस 1 होगी ना, क्योंकि जब 1 पावर आ रही है तो 2 टर्म हो चुकी हैं, 2 पावर आई तो 3 टर्म, 3 पावर आई तो 4 टर्म, तो ऐसे ही अल्फा 1 पावर आएगी तो इसका मतलब कितनी टर्म है अल्फा 1 प्लस 1, तो टर्म आपके पास कितनी है अल्फा 1 प्लस 1, तो कॉमन रेशियो की पावर कितनी होगी P1 रेज टू पावर अल्फा 1 प्लस 1, ठीक है। माइनस में 1 होता है डिवाइड बाई P1 माइनस 1 होता है, यानी कि कॉमन रेशियो माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूँ P1 रेज टू पावर अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई P1 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि P1 रेज टू पावर अल्फा 1 के जितने भी डिवाइजर्स हैं पॉजिटिव उन सब का सम क्या आएगा ये सम आएगा। ऐसे ही अगर P2 रेज टू पावर अल्फा 2 के डिवाइजर्स का सम निकालूं तो वो क्या आएगा ये वाली टर्म, P3 के निकालूं तो इसी तरह P3 अल्फा 3 प्लस 1 माइनस 1 बाई P3 माइनस 1, ठीक है। ऐसे ही करते करते Pk रेज टू पावर अल्फा k के जो भी पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उन सब का अगर सम निकालूं तो क्या आएगा P रेज टू पावर k अल्फा k प्लस 1 माइनस 1 बाई Pk माइनस 1, तो टोटल अगर n की बात करूं तो सबकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जैसे आपका टाउ n में हुआ था नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स में जैसे आपकी मल्टीप्लीकेशन हुई थी वैसे ही यहाँ भी हो जाएगी, तो हमारे पास टोटल सम किसके इक्वल आ जाएगा कि सिग्मा n किसके इक्वल होगा, अगर n की फैक्टराइजेशन ये है तो आपके पास सम क्या होगा ये वाला, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं जो अभी पीछे किया था उसी से देख लेते हैं क्या था, हमने n की वैल्यू क्या ली थी 18, डिवाइजर्स क्या क्या आए थे डिवाइजर्स आपके पास आया था 1 आया था 2 आया था 3 आया था 6 आया था 9 आया था और 18 आया था, ये डिवाइजर्स आए थे 6, ठीक है। और इनका अगर सम निकालूं तो क्या आएगा 6 6 12 और 9 21 और 18 ये और ये आ गया 39, ठीक है। तो अगर डिवाइजर्स ये हैं तो सम इन सभी को अगर जोड़ूं तो क्या आ रहा है सम
39। फार्मूले से देखते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या है कि n को फैक्टराइज करो, 3⁻² आएगा इंटू 2⁻1 आ गया, ठीक है। ये है आपका फार्मूला, ये फैक्टराइज कर दिया मैंने n को, n की वैल्यू आपके पास क्या है 18, ठीक है। फार्मूला क्या है कि सिग्मा ऑफ 18 क्या बताएगा आपको, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 18, ठीक है। वो किसके इक्वल होता है, जो भी प्राइम है 3⁻² क्या थी 2, यानी कि 2 + 1 करना है, माइनस में 1 करना है, डिवाइड बाई 3 - 1 करना है, ठीक है। इंटू सेकंड प्राइम क्या है 2⁻1 है, एक पावर में ऐड करना है, माइनस में 1 करना है और डिवाइड बाई 2 - 1 करना है। यहाँ से क्या होगा 3⁻3 - 1 किसके इक्वल आएगा, 3⁻3 27 - 1 26, इसके इक्वल आ गया 26, नीचे 3 - 1 2 के इक्वल आ गया। यहाँ से क्या होगा 2⁻2 यानी कि 4 - 1 3, नीचे आपका 2 - 1 1 आएगा, यानी कि ये क्या आएगा इंटू में 3, 2 से अगर इसे कैंसिल करूँ तो ये क्या आएगा 13, और 13 इंटू 3 करूँगा तो क्या आएगा 39। तो फार्मूले से भी आपके पास सम क्या आया है 39। वैसे आपने अगर डिवाइजर्स निकाल के सम किया तो वैसे भी क्या आया 39। ये तो छोटा नंबर था, इसके डिवाइजर्स निकाल कर भी आप सम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका नंबर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया तो आपके पास डिवाइजर्स आप नहीं निकाल पाएंगे, और डिवाइजर निकाल भी लिए तो फिर सम निकालने में आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है और आपसे पॉजिटिव डिवाइजर्स का सम पूछ रहा है तो आपको सीधा क्या लगाना है, सिग्मा n का फार्मूला लगाना है। n को पहले फैक्टर्स में प्राइम की पावर्स के अंदर तोड़ना है और फिर आपने वो फार्मूला लगाना है P1⁴ α1 + 1 - 1 डिवाइड बाई P - 1, यानी कि P1 - 1। जितने भी प्राइम्स आएंगे सबके साथ ऐसा ही करना है, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा सम। तो एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में इतना ही था, हमने एलसीएम कर लिया था, एचसीएफ कर लिया था, और उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम किया था, देन प्राइम नंबर्स, को प्राइम्स एंड ट्विन प्राइम्स, उसके बाद यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, देन आपने किया था कॉन्ग्रुएंस, उसके बाद यूलर्स 5 फंक्शन, आज कर लिया फर्मेट थ्योरम, यूलर थ्योरम, विल्सन थ्योरम, एंड देन उसके बाद क्या था, उसके बाद ये सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर, ये सब कर लिया। तो नंबर थ्योरी आज आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं या आए हुए थे वो सब मैं कल एक वीडियो बना देंगे उसके ऊपर, और जो फर्मेट थ्योरम का प्रूफ रहता है उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए ही एलिमेंट्री थ्योरी में, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।